नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 जो है उसके गद्य खंड में संकलित पाठ 2 सुमरनी के मनके जो है उस पाठ का सारांश पढ़ेंगे। पाठ के जो लेखक हैं वो हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। मैं प्रस्तुतकर्ता ममता रानी। ये जो पाठ है सुमरनी के मनके, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के निबंध हैं। सुमरनी के मनके शीर्षक के अंतर्गत गुलेरी जी द्वारा रचित 3 लघु मतलब छोटे छोटे निबंधों को संकलित किया गया है। इसमें जो पहला निबंध है वो है बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो। जैसा कि इन निबंधों के शीर्षक से ही पता चलता है, जैसे पहला निबंध है बालक बच गया, यानी इसमें एक बालक के विषय में बताया गया है। बालक बच गया में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि बच्चों को उनकी आयु के अनुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनका स्वाभाविक विकास हो सके। जो पहला निबंध है बालक बच गया, उसमें क्या कहा गया है? लेखक एक पाठशाला के वार्षिक उत्सव पर आमंत्रित थे। यहाँ लेखक स्वयं खुद की बात कर रहे हैं। उन्हें किसी विद्यालय में, स्कूल में वार्षिक उत्सव में जो है वो आमंत्रित किया गया है और वे वहाँ जाते हैं। प्रधान अध्यापक का 8 वर्षीय पुत्र भी वहाँ था। अब जिस विद्यालय में वे वार्षिक उत्सव में गए हैं, वहाँ पर 8 वर्ष का जो प्रधान अध्यापक है उनका पुत्र भी है। उसकी आंखें सफ़ेद थीं, मुंह पीला था तथा दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। अब यहाँ उस बच्चे की स्थिति को बताया गया है कि जो बच्चा है उसकी स्थिति कैसी है। उसकी आंखें जो हैं वो सफ़ेद हैं, आंखें सफ़ेद हैं, उसकी मुंह जो है वो पीला पड़ चुका है और दृष्टि जो है उस बच्चे की भूमि से हटती नहीं है। यानी उस बच्चे पर पढ़ाई का इतना दबाव डाला हुआ है कि जो एक बच्चे के चेहरे पर चमक होनी चाहिए वो नहीं है। बालक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वह उन प्रश्नों के रटे रटाए उत्तर दे रहा है। सभा वाह वाह करके उसके उत्तर सुन रही थी। वह धर्म के 10 लक्षण, 9 रसों के उदाहरण, चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान, इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की पत्नियों के नाम तथा पेशवाओं के शासनकाल के विषय में बताया गया। यानी ये सभी प्रश्न उस सभा में, जो वार्षिक उत्सव है उसमें उपस्थित लोगों द्वारा उस बच्चे से पूछे गए हैं और जो प्रधान अध्यापक जी ने अपने पुत्र को उन प्रश्नों के आंसर जो है, उत्तर जो है वो रटवा रखे हैं, वह उन्हीं रटे रटाए उत्तरों को बता रहा है। पूछे जाने पर बालक ने बताया कि वह जन्म भर लोक सेवा करना चाहता है। वहाँ उस वार्षिक उत्सव में उपस्थित एक बुजुर्ग भी थे। उन्होंने भी उस बच्चे से प्रश्न पूछा और उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप जीवन भर क्या करना चाहते हो। तो उस बच्चे ने फिर से वही रटा रटाया उत्तर बताया कि मैं आजीवन जो है वो लोक सेवा करना चाहता हूँ। उसके पिता अपने पुत्र के प्रदर्शन से बेहद प्रसन्न थे और जो प्रधान अध्यापक जी थे वो बहुत ही प्रसन्न थे। एक वृद्ध महाशय ने बालक से इनाम मांगने के लिए कहा। अब उस वार्षिक उत्सव में एक वृद्ध भी थे, बुजुर्ग महाशय। उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि बताओ तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए। तो उस बालक के मुंह पर भावों में परिवर्तन हो रहे थे। वह अपने भावों से लड़ रहा था, वह क्या उत्तर दे। फिर उसकी आंखों से स्पष्ट था कि उसके हृदय में बनावटी और स्वाभाविक भावों के बीच संघर्ष चल रहा था। बनावटी भाव वे भाव थे जो उसको सिखाए गए थे। स्वाभाविक एक भाव वे भाव होते हैं जो एक बालक में उम्र के अनुसार होने चाहिए। तो अब उन दोनों भावों के बीच उसमें क्या था, द्वंद्व हो रहा था। बालक को निर्णय लेने में कठिनाई हो रही थी। लेखक चिंतित था कि पता नहीं बालक अब कौन सा रटा रटाया उत्तर दे, क्योंकि अब तक जितने भी प्रश्न उस बालक से पूछे गए थे उस बालक ने उन सभी प्रश्नों के उत्तर जो थे वो रटे रटाए ही दिए थे। बालक ने धीरे से लड्डू मांगा। अब
बाल मनोवृत्ति से प्रभावित होकर उस बालक ने क्या मांगा? लड्डू मांगा। बालक के उत्तर से उसके पिता और अध्यापक निराश हो गए। जो भी अध्यापक थे जिन्होंने उनको रटाया था प्रश्नों के उत्तर, वो जो थे वो निराश हो गए। लेखक ने चैन की सांस ली, और जो लेखक थे उन्होंने चैन की सांस ली कि बच्चे ने अपनी बाल मनोवृत्ति के अनुसार क्या मांगा है? लड्डू मांगा है, जो उसे अपनी उम्र के अनुसार ही मांगना चाहिए। तो ये था पहला निबंध। जब तक बालक ने पुरस्कार नहीं मांगा था तब तक लेखक की सांस घुट रही थी। पिता और अध्यापक ने बालक की भावनाओं को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, किंतु बालक द्वारा लड्डू मांगे जाने से लेखक को लगा कि बालक बच गया, उसका बचपन बच गया, क्योंकि लड्डू की मांग उसके बालमन की स्वाभाविक मांग है। उसका बालमन, उसकी बाल भावनाएं अभी भी जीवित हैं। लेखक को बालक की मांग जीवित वृक्ष के हरे पत्ते की मधुर आवाज़ लगी, जिसमें जीवन संगीत है। सूखी लकड़ी से बनी अलमारी की खड़खड़ाहट नहीं, जो सरदर्द देती है। उम्मीद करती हूँ आपको पहले निबंध का जो भाव है वो समझ आ गया होगा। अब हम अगला निबंध देखते हैं। दूसरा निबंध है घड़ी के पुर्जे। धर्म उपदेशक उपदेश देते समय कहते हैं कि धर्म की बातों को गहराई से जानने की इच्छा हर व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। यानी जिस व्यक्ति की रुचि है उसी को यह कार्य करना चाहिए। जो कुछ उपदेशक बताते हैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए। इस मत के समर्थन में वे घड़ी का दृष्टांत देते हैं। उनका कहना है कि यदि आपको समय जानना हो तो जिसे घड़ी देखनी आती हो उससे समय जानकर अपना काम जो है वो चला लेना चाहिए। यदि आप इतने से संतुष्ट नहीं होते तो स्वयं घड़ी देखना सीख सकते हैं, किंतु मन में यह इच्छा नहीं करनी चाहिए कि घड़ी को खोलकर इसके पुर्जे गिनकर उन पुर्जों को यथास्थान लगाकर घड़ी को बंद कर दें। यह काम साधारण व्यक्ति का नहीं, विशेषज्ञों का होता है। इस प्रकार धर्म के रहस्य का जानना भी केवल धर्माचार्यों का ही काम है। हर व्यक्ति को धर्माचार्य की शिक्षा प्राप्त करने का जो है वो प्रयास नहीं करना चाहिए। यानी हर व्यक्ति जिस प्रकार से एक घड़ी को ठीक करने का कार्य घड़ी साज ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, उसी प्रकार से यहाँ पर लेखक ने कहा है कि यह कार्य केवल साधारण व्यक्ति का नहीं, केवल विशेषज्ञ को ही करना चाहिए। लेखक कहता है कि घड़ी खोलकर ठीक करना कोई कठिन काम नहीं है। साधारण लोगों में से बहुत से लोग घड़ी को खोलकर ठीक करना सीखते भी हैं और दूसरों को सिखाते भी हैं। इसी प्रकार धर्माचार्य को चाहिए कि वह आम आदमियों को भी धर्म के रहस्यों की जानकारी दे। धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति को कोई धर्म के विषय में मूर्ख नहीं बना सकेगा। तुम अनाड़ी के हाथ में घड़ी मत दो, परंतु जो घड़ी साज की परीक्षा उत्तीर्ण करके आया है उसे तो घड़ी देख लेने दो। लेखक धर्माचार्यों से यह भी कहता है कि यदि वे लोगों को धर्म के बारे में शिक्षित करते हैं तो इससे यह भी पता चलता है कि स्वयं धर्माचार्यों को धर्म की कितनी जानकारी है। लेखक स्वयं को धर्म का ठेकेदार समझने वाले धर्माचार्यों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि ये लोग दूसरों को धर्म के रहस्य जानने से रोकते हैं, क्योंकि स्वयं उन्हें ही धर्म की पूरी जानकारी नहीं है। ये धर्माचार्य उस व्यक्ति की तरह हैं जो परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हैं, बंद हो गई है, ना तो उसे चाबी देना आता है ना पुर्जे सुधारना, तब भी दूसरों को घड़ी को हाथ नहीं लगाने देते, क्योंकि इससे उनकी अपनी सच्चाई सामने आ जाने का डर है। बच्चों, यहाँ पर जो है यह निबंध दूसरी तरफ यह संकेत करता है कि हमें अपने जो जीवन मूल्य हैं उनमें
बदलाव करना चाहिए, ना कि हमें पुरानी जो रीति रिवाज हैं उन्हीं के अनुसार उन्हें आगे बढ़ाते। आवश्यकता के अनुसार जो है परिवर्तन भी ज़रूरी है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो धर्माचार्य हैं ये वो लोग हैं जो जीवन को जीने के तरीके बताते हैं, लेकिन रूढ़िवादी तरीके से उनकी तरफ संकेत किया गया है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। तीसरा निबंध हमारा है ढेले चुन लो। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर को बड़ी सुंदर विधि से चुनती है। ये पाश्चात्य लेखक हैं, उनका नाटक था मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसमें एक पात्र है पोर्शिया, नायिका आप कह सकते हो। वह जो है अपने वर को बड़ी सुंदर विधि से चुनती है। बबुआ हरिश्चंद्र के नाटक दुर्लभ बंधु, ये भारतीय लेखक हैं। दुर्लभ बंधु में पुरश्री इसकी नायिका है, पेटियों के द्वारा वर का चुनाव करती है। यहाँ पर इस निबंध में लेखक ने जो है वर का मतलब होता है जीवन साथी। जीवन साथी को चुनने का जो तरीका है वह बताया गया है कि प्राचीन समय में कैसा था। इसी प्रकार वैदिक काल में जीवन साथी का चुनाव करने के लिए हिंदुओं में मिट्टी के ढेलों की लॉटरी चलती थी। अब यहाँ पर वैदिक काल की बात लेखक ने की है निबंध में कि वैदिक काल में जो है जीवन साथी का चुनाव किस प्रकार किया जाता था। इस लॉटरी में विवाह का इच्छुक युवक कन्या के पिता के घर जाता था और उसे गाय भेंट करने के बाद कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रखकर उसमें से एक ढेला चुनने को कहता था। क्या होता था वैदिक काल में? जो विवाह का इच्छुक युवक है, यानी जो युवक मतलब लड़का कन्या के पिता के घर जाता है, पहले वह उसको गाय जो है वो भेंट करता है। उसके बाद कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रखता है, उसमें से एक ढेला चुनने को कहता है। इस ढेले को कहाँ से लाया गया है यह केवल युवक जानता था, कन्या नहीं जानती थी। यदि कन्या युवक की इच्छा अनुसार ढेला चुन लेती तो युवक उसे अपना जीवन साथी बना लेता था। ढेले के चुनाव के विषय में यह माना जाता था कि यदि कन्या वेदी का ढेला उठा ले तो संतान, वैदिक पंडित यदि गोबर चुना तो पशुओं का धनी, खेती की मिट्टी छू ली तो जमींदार पुत्र होगा। मसान की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ माना जाता था, परंतु ऐसा नहीं था कि मसान की मिट्टी छूने वाली कन्या का कभी विवाह नहीं होगा। यदि वही कन्या किसी अन्य युवक के सामने कोई अन्य ढेला उठा ले तो उसका विवाह हो जाता था। ढेलों के आधार पर जीवन साथी का चयन आज के लोगों को कोरा अंधविश्वास प्रतीत हो सकता है, परंतु लेखक का मत है कि आज भी लोग ज्योतिष्य गणना, कुंडली तथा गुणों के मिलान के आधार पर विवाह तय करते हैं। लेखक के अनुसार यदि मिट्टी के ढेलों द्वारा जीवन साथी का चयन अनुचित है तो ग्रह नक्षत्रों की चाल के आधार पर जीवन साथी का चुनना तो और भी अनुचित है। तो छात्रों, यहाँ पर इस निबंध के द्वारा जो है लेखक ने जो विवाह के रीति रिवाज हैं, यानी वर को चुनने की जो प्रक्रिया है वैदिक समय वाली और अब वाली, उसके बीच में जो है उन पर कटाक्ष किया है। इस निबंध के द्वारा बताया है कि किस प्रकार वैदिक काल में केवल ढेले चुनकर जीवन साथी का चयन किया जाता था। तो आज भी हम देखते हैं कि वर्तमान समय में कुंडली और नक्षत्रों की चाल को देखकर ही जीवन साथी को चुना जाता है, जो कि अनुचित है। लेखक का मानना है कि जो हमारे पास आज है उसी पर निर्भर होना अच्छा है, बजाय उस चीज़ के जिसकी हमें भविष्य में मिलने की उम्मीद है। भविष्य अनिश्चित है, पता नहीं वह वस्तु हमें मिले या ना मिले, इसीलिए भविष्य की अपेक्षा वर्तमान पर विश्वास करना उचित होगा। ठीक इसी प्रकार लेखक जीवन साथी के चुनाव के लिए मिट्टी के ढेलों को ग्रह नक्षत्रों की कल्पना चाल की गणना से अधिक विश्वसनीय मानता है, क्योंकि ये ढेले वर द्वारा स्वयं चुने तथा एकत्र किए गए हैं।
धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको तीनों निबंध जो हैं वो समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।